हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। तो ऑलरेडी हम 12th क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके 12th एग्जाम के लिए, नीट एंड जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताता रहूँगा, जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Question number 1. A charge Q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the cube? तो आपको बोला गया है कि एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा गया है Q। इसके सेंटर पे या कहीं पे भी अंदर एक चार्ज रखा गया है Q। इसकी साइड है L। ओके, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। हर एक फेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको, क्योंकि फ्लक्स निकालनी है, तो हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलता है आपको? गॉस थ्योरम बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक होती है, वो क्या होती है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम देखते हैं, ये क्यूब जो है ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स कितनी लिंक होगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गई टोटल फ्लक्स टोटल। अब क्योंकि यहां पर 6 फेसेस हैं और सिमेट्री यहां पर बन रही है, तो 6 फेसेस से जो फ्लक्स पास हो रही है वो ये है। तो एक सिंगल फेस से जो फ्लक्स पास होगी वो क्या होगी? 1/6 हो जाएगी। तो 5 ड्यू टू 1 फेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ऐसे ही अगर आपको इस क्वेश्चन में 2 फेसेस का पूछा जाए कि 2 अपोजिट फेसेस से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट इसका एंड Q/6 एप्सिलॉन नॉट इसका। तो आंसर आ जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q एंड Q आर लोकेटेड एट A0 एंड 4A0। तो उसको ड्रॉ करते हैं हम। Two charges of magnitude -2Q and Q are located at A0. तो let's say it is A0 point. यहाँ पर -2Q चार्ज है and 4A0. This is 4A0 point. 4A0 and this is A0. And यहाँ पर चार्ज है +Q. ओके, कैपिटल Q ले लेते हैं, कैपिटल Q +2Q, -2Q एंड +Q। आगे आपको बोला गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पे सेंटर लेके हमने एक 3a रेडियस का सर्कल बनाया। तो यहाँ पर अगर ये a है और ये 4a है, तो ये पूरा 5a हुआ। ओके, यहाँ से यहाँ तक का 5a का हाफ लेते हैं तो यहाँ पर कहीं आएगा 2.5, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3a आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 3a0 पॉइंट। तो क्योंकि हमको 3a रेडियस लेना है, तो इससे पास होता हुआ हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे स्फीयर हमने बनाया, ये इसका सेंटर हो गया। तो आपको बताना है कि इस स्फीयर से पास होने वाली फ्लक्स कितनी होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो चार्ज था, ये तो इस स्फीयर के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 5 क्या होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है? -2Q। तो -2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फ्लक्स आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए पॉइंट चार्ज +Q इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टिंग सरफेस। तो एक चार्ज है +Q, जिसको हमने एक कंडक्टिंग सरफेस के पास में रखा है। बनाते हैं डायग्राम। दिस इज +Q चार्ज और ये हमारा हो गया कंडक्टिंग सरफेस, क्योंकि किसी मेटल का बना होगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। तो आपको बताना है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्ज और सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, वो आपको ड्रॉ करके बतानी है। तो कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमको पता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, आउटवर्ड होगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है या उसको लीव करती है, बाहर निकलती है उससे, तो हमेशा परपेंडिकुलरली करती है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे जाएगा परपेंडिकुलरली,
अगर ऐसे भी हम देखे जाए तो ये भी परपेंडिकुलरली ही एंटर करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी जाएगा तो परपेंडिकुलरली ही एंटर करेगा। तो इस तरीके से हमको ये बनाना होगा, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ पर एंटर करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो हम एरो दिखाएंगे अवे। ओके, तो ये हमको इस तरीके से बना के दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप मतलब x डायरेक्शन में है ये। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये डायरेक्शन मान लीजिए y है, ये z है और ये x है। तो YZ प्लेन ये हो गया हमारा, ये पूरा जो प्लेन है ये YZ प्लेन रहा है हमारा। अब इसके आपको बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप में है। आई कैप मतलब ये x, मतलब ऐसे आ रहा होगा, x डायरेक्शन ये होगी, तो ऐसे आपका पॉजिटिव x में मतलब इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन से आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ऐसे। ओके, आपको बोला गया है कि इसी YZ प्लेन के पैरेलल में आपने एक स्क्वायर रखा है। तो YZ प्लेन के पैरेलल मतलब यही हुआ, यहाँ पर ये कहीं ऊपर आपने रखा हुआ है। तो YZ प्लेन के पैरेलल में आपने स्क्वायर रखा है जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इस स्क्वायर ये जो शीट है आपकी, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर दो क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें, एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको नॉर्मली कितना अभी फ्लक्स पास हो रहा है, इससे बहुत बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ, तब क्या होगा। तो इस केस में तो अगर हम देखते हैं तो इस केस में सिंपल फ्लक्स आ जाएगी। फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है 2 × 10⁻³ और एरिया कितना होगा इसका, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मतलब सभी का सभी फील्ड जो भी है वो उसमें से पास हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखें तो वो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब फाई एंगल जो बनेगा या थीटा एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री आएगा। तो अगर हम अपना डॉट प्रोडक्ट भी खोल के लिखें तो क्या हो जाएगा, EA cos 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, EA मिल जाएगा। तो EA निकालते हैं, E आपका ये हो गया और एरिया आपका कितना है 20 × 20 करेंगे, सेंटीमीटर में था तो -4 आ जाएगा और यहाँ से आपका फ्लक्स निकल जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट आपको बोला गया इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर ये जो प्लेन है, ये जो हमारा YZ प्लेन था, जो ये अगर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल कितना 30 डिग्री का, तो इसको ऐसे देखते हैं। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो स्क्वायर है ये ऐसे रखा हुआ है, ये स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर शीट आपका 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो एंगल पहले हमारा 0 डिग्री बन रहा था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 0 नहीं होगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा प्लेन है तो अगर मैं इसका नॉर्मल बनाता हूँ तो वो ऐसे बनेगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल बनेगा इनके बीच का। अब ये एंगल कितना होगा, ये 30 था, ये 90 है, तो ये बनेगा 60 और इस 60 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इसके इसमें हमारे पास थीटा जो आएगा अब 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे फिर से इसके अंदर, EA cos 60 डिग्री और यहाँ से फिर इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A given charge is situated at a certain distance from a short electric dipole in the end-on position. End-on position क्या होती है, end-on position का मतलब होता है axial position। ओके, दो नाम होते हैं, एक end-on position, एक होता है broad side on position। तो कहीं पर अगर आपको end-on position दिखता है तो end-on position का मतलब होता है axial position, axial लाइन के ऊपर चार्ज रखा हुआ है या कोई पॉइंट है। और अगर आपको मिलता है broad side on तो इसका मतलब होता है इक्वेटोरियल वाली कंडीशन है, इक्वेटोरियल कंडीशन है आपकी, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला है
कि ये कोई डाइपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और a given charge is situated at a certain distance from a short electric dipole in the end on position experiences a force। तो मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पर इस पॉइंट की बात हो रही है, क्योंकि हमको एंड ऑन पोजीशन है, मतलब एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमारा कोई Q चार्ज रखा है, कैपिटल Q ले लेते हैं। तो आपको बताना है इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, अगर ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल से, इसको x ले लेते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस x जो है डबल कर दिया आपने, तो फोर्स कितनी होगी, इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी। अब देखिए इस चार्ज के ऊपर तो फोर्स लग रही होगी, वो इसकी वजह से भी लग रही होगी और इसकी वजह से भी लग रही होगी। इन दोनों की फोर्स को हमको ऐड करना होगा, तब हम फाइनल फोर्स निकाल पाएंगे इस पॉइंट पर। लेकिन उससे एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो हमको यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर हम वो निकाल लें और उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो हमको डायरेक्टली फोर्स मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पॉइंट पर, और क्योंकि शॉर्ट डाइपोल बोला है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होती है एक्सियल पॉइंट पर, फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं r क्यूब ले, या इसको x क्यूब ले लेते हैं, अगर हम x लेट कर रहे हैं तो x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और वो भी पावर 3, एक्स क्यूब के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने डिस्टेंस को कर दिया डबल, आपको बोला गया इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दिया है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, क्योंकि आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, डिस्टेंस बढ़ाया है आपने, तो बढ़ाया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, डबल किया है आपने और 2 टाइम्स कर दिया, मतलब 2 टाइम्स का क्यूब करता हूं मैं तो 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम होगा तो फोर्स भी 8 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब 1/8 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, F/8 टाइम्स आपकी, F/8 आपकी फोर्स हो जाएगी फाइनल, अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A copper ball of density 8.6 gram per centimeter cube, 1 centimeter in dia, is immersed in oil of density 0.8 gram per centimeter cube। तो आपको बोला गया है कि ये कॉपर की बॉल है आपके पास, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डायमीटर भी आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, और उसको आपने इमर्स कर दिया है ऑयल के अंदर, और उस ऑयल की डेंसिटी है 0.8। ओके, तो ये ले लेते हैं कोई टम्बलर, हम इसके अंदर ऑयल है और इसके अंदर हमने ये कॉपर की बॉल डाल दी है। ओके, अब आपको बोला क्या है आगे, इफ द बॉल रिमेन सस्पेंडेड इन ऑयल, अगर ये बॉल जो है ऑयल के अंदर सस्पेंडेड रहती है, सस्पेंडेड का मतलब ना ये नीचे जा रही है ना ये ऊपर जा रही है, यहीं पर अपनी पोजीशन पर रहेगी। सस्पेंडेड इन द ऑयल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना 3600 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और क्या हो रहा है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है E = 3600 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल। तो इस बॉल पे कितना चार्ज होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे क्या लगता है, नीचे लगता है वेट, mg लग रहा होगा इसका, और क्योंकि ये सस्पेंडेड है, वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स नीचे लगी उतनी फोर्स ऊपर भी लगी होगी, और वो फोर्स क्या होती है, किसकी वजह से लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। इस बॉल के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमने नेट कर लिया Q चार्ज है, तो Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, QE फोर्स लग रही होगी। ओके, तो इसका मतलब कंडीशन ही होगी ऐसी, QE = mg वाली कंडीशन होगी, और इसलिए ये सस्पेंडेड रही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो बॉल है ये एक इमर्स कर रखा है हमने ऑयल के अंदर। अब क्योंकि ये ऑयल के अंदर इमर्स है तो इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कौन सी होती है, अपथ्रस्ट या बायनेंसी, बाइंड फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी लग रही होगी इसके ऊपर। तो इसका मतलब इसका जो वेट होगा वो अब mg नहीं होगा, वो कुछ कम हो गया होगा। ये mg इसका एक्चुअल वेट है, लेकिन जो एपरेंट वेट होगा वो ये नहीं होगा। एपरेंट वेट क्या होगा, एपरेंट वेट किसके बराबर होता है, कैसे निकालते हैं, W एपरेंट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। W एपरेंट = W एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट, ये फॉर्मूला होता है। ओके, W एक्चुअल वेट क्या होगा इसका, कैसे निकालते हैं, वेट को कैसे निकालेंगे, मास इनटू
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे करके निकालते हैं। और मास कैसे निकालते हैं? मास हम निकालते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी कितनी बोली गई आपको कॉपर बॉल की 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 8600। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, 8600 ये आपका क्या आ गया, ये वॉल्यूम हो गया और ये डेंसिटी हो गया, दोनों मिलके बन गए मास। और मास को हमने जी से मल्टीप्लाई करा, जी को हम 10 ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्चुअल माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम अपथ्रस्ट निकाल रहे हैं, और अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? अपथ्रस्ट उसके बराबर होगी जितना इस बॉल ने इस लिक्विड को, इस ऑयल को डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस्ड ऑयल के वेट के बराबर होती है अपथ्रस्ट। ओके, ये हम ऑलरेडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं पहले। तो इस बॉल ने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस करेगा ये। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। इतने ऑयल की वॉल्यूम को उसने डिस्प्लेस किया। इस वॉल्यूम को अगर मैं ऑयल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिल जाएगा ऑयल का मास। ऑयल की डेंसिटी आपको गिवन है 0.8 को मैं कन्वर्ट करता हूं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 10, जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आपको मिल गया फाइनली इसका अपथ्रस्ट। दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एपरेंट वेट आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा, जी भी आपका कॉमन आ गया, और 8600 में से 800 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7800। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू एपरेंट वेट आएगा। और इस एपरेंट वेट को फिर हम क्यूई के, जो हमारा क्यूई फोर्स लग रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके इक्वल रख देंगे। वहां से आपका क्यूई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एपरेंट, और यहाँ से आपका फाइनली क्यू निकल जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एपरेंट अपॉन ई। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा जो आपको निकालना था। आपको यही निकालना था व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल, तो यहाँ से आपका चार्ज फाइनली निकल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। आपका 11th का कंसेप्ट भी इसमें यूज हो रहा है और 12th का भी यूज हो रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स A and B fastened to a weight of 5 gram by threads float in equilibrium as shown the figure. Calculate the charge on each balloon assuming they are carrying equal charges. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो बलून्स हैं, हीलियम फिल्ड बलून्स हैं। एक बलून ये है, एक बलून ये है, दोनों में हीलियम गैस भरी हुई है। तो हीलियम गैस भरी होने के कारण क्या होगा? क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है, लाइट डेंसिटी की होती है, तो इसलिए ये ऊपर जाना चाहती है। तो ये दोनों बैलून्स ऊपर जाना चाहेंगे। ओके, अब क्या बोला गया है आपको कि आप इनको ऊपर नहीं जाने दे रहे। किसकी वजह से नहीं जाने दे रहे? आपने एक वेट ले रखा है और इस वेट से आपने इन दोनों बैलून्स को स्ट्रिंग के थ्रू टाइट कर रखा है, बांध रखा है। ओके, और इसका वेट आपको गिवन है, मतलब मास आपको गिवन है 5 ग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे mg से। और आपको ये भी बोला गया है कि इन दोनों स्फेयर्स के ऊपर, मतलब हीलियम बैलून्स के ऊपर कुछ चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है। इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों पे जब सेम चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो ये रिपेल कर रहे होंगे, ऐसे रिपल्शन की फोर्स लगेगी इन दोनों के ऊपर इस डायरेक्शन में। ओके, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 फोर्सेज हो गई हैं। एक तो ये वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये वेट कहाँ जाएगा? ये वेट 2 टेंशन्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इन दोनों स्ट्रिंग्स पर टेंशन लग रही होगी, दोनों में सेम टेंशन होगी क्योंकि सिमेट्री है। ये लेंथ दोनों की सेम दे रखी है आपको, कितनी? 1 मीटर एंड 1 मीटर। और ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है 0.6 मीटर का। ओके, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिमेट्री को बनाता हूँ तो ये इस लाइन को ज्वाइन करने पर ये आ गया 0.3 मीटर। दिस इज ऑल्सो 0.3 मीटर। नेम दे देते हैं इसको हम A, B, C और ये पॉइंट O। तो लेंथ लिखते हैं अगर हम, OA इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। और अगर हमको निकालना हो OC तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1 - 0.09।
इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.95 समथिंग आएगा। तो इसको मैं नियरली 1 फिर से लेट कर लेता हूँ, ओके, ताकि हमारे को कैलकुलेशन इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास OA, OC और AC हमको पता लग गया। ये एंगल अगर मैं देखूं तो ये थीटा एंगल होगा और ये भी थीटा ही एंगल होगा, सिमेट्री बन रही है। तो सिमेट्री के कारण अगर मैं इस T को, ये जो हमारी टेंशन है दोनों स्ट्रिंग्स में, T इन दोनों को अगर रिजॉल्व करता हूँ अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये T टेंशन इधर जा रही है, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा। सेम अगर मैं इसको करता हूं तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा। तो ये T sin थीटा और ये T sin थीटा दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वाले दोनों T cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं अपनी इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस मास का W का, तो क्या होगा, नीचे में इसका लग रहा होगा वेट W, और ऊपर 2 T cos थीटा लग रहे होंगे। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 2T cos थीटा इज इक्वल्स टू W, या mg लिख लेते हैं इसको, और यहाँ से हम T निकालेंगे, T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन 2 cos थीटा, और mg, m कितना गिवन है हमको 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी 10 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देख लेते हैं क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ से आएगा OC अपॉन AC, ओके, और OC को हमने 1 लेट कर लिया था, AC हमारा OC अपॉन AO, ये आएगा, हाइपोटेन्यूज AO है, और OA हमारा AO भी 1 मीटर है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से टेंशन कितनी आ गई, ये आ गई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू पावर -2, ये हमारे पास टेंशन आ गई है। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम, क्योंकि हमको सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला है, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपने किसी भी एक बैलून का। तो एक बैलून का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये बैलून हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स, ऐसे FE लिख लेता हूँ उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है। ऊपर ये फोर्स लग रही है, ये इसको मैं क्या ले रहा हूँ, उसको मैं अपथ्रस्ट से डिनोट कर लेता हूँ, यू से डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि अपथ्रस्ट लग रही है इसके ऊपर, और एक मेरी टेंशन जा रही है ऐसे T, ओके। ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये एंगल कितना हो, ये थीटा है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल थीटा बन जाएगा। तो इसको मैं थीटा बना लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक ये T फोर्स, एक ये अपथ्रस्ट वाली फोर्स, और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीनों फोर्स का सम जो है वो नील हो रहा है, क्योंकि आपको बोला है सिस्टम कैसा, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, तो आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हम लेमीज थ्योरम, एक थ्योरम होता है, इसको हम यूज करते हैं। लेमीज थ्योरम क्या बोलता है आपको, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लेमीज थ्योरम होता क्या है, वो ये होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेज लग रही हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 3 डायरेक्शंस में अलग अलग 3 फोर्सेज लग रही हैं, F1, F2 और F3, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल्स भी आपको पता है, अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स हैं, तो हमारे पास लेमीज थ्योरम क्या बताता है, लेमीज थ्योरम बोलता है कि F1 अपॉन F1 हमने फोर्स ली है, तो हम एंगल लेंगे बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का, मतलब F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है, गामा। तो साइन गामा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन F2 फोर्स ली है तो एंगल ये वाला लेंगे, साइन बीटा, और अगर F3 फोर्स ली है तो एंगल लेंगे हम साइन अल्फा। ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं रेशियोज, ओके। तो ये होता है लेमीज थ्योरम। इस थ्योरम को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक शॉर्टकट मैकेनिज्म है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम इसको यूज करेंगे थ्योरम को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FE, अगर मैंने ये वाली फोर्स ली FE अपॉन बाकी दोनों फोर्सेस कौन सी है, एक ये और एक ये, इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये एंगल क्या होगा, साइन, पूरा 180 होगा, ये थीटा है, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू T। दूसरी फोर्स मैंने कौन सी ली, T, तो T फोर्स ली है, तो बाकी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90 डिग्री। अब आप देखिए कितना इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। FE की फोर्स कितनी होती है, FE होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उसको मैं लिखता हूँ K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा कितना निकालेंगे यहाँ से हम, साइन थीटा की वैल्यू आएगी P अपॉन H, तो P है 0.3 और H है 1 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 और T हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना आया था, ये आया था 2.5 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ से हमको R पता है ऑलरेडी, कितना R है, इन दोनों के बीच का R 0.6 है, Q की वैल्यू हमको निकालनी है, K की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ से अब Q निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 2 equally charged particles are held 3.2 into 10⁻³ मीटर apart and then released from rest। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। हमने 2 चार्ज पार्टिकल्स को रेस्ट से रिलीज किया है, जिनका चार्ज हमको नहीं पता है, हमको क्या पता है, इनका डिस्टेंस पता है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों पर इक्वली चार्ज पार्टिकल्स है, क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। आर हेल्ड 3.2, ये डिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ से इन दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया है, दोनों पहले रेस्ट पर हैं और फिर आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी 7। अब क्योंकि जब आप इनको छोड़ेंगे, दोनों सेम चार्ज हैं, तो क्या होगा, रिपेल होंगे, रिपेल होकर दोनों आगे जाना स्टार्ट कर देंगे, फोर्स लगेगी इनके ऊपर, जिसकी वजह से दोनों आगे जाना स्टार्ट करेंगे, तो इनके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आएगा, जब फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो इस वाले चार्ज का आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, A1 लिख लेते हैं इसको, कितना गिवन है, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट ऑफ सेकेंड पार्टिकल A2 आपको गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इतना, M1 आपको गिवन है, इसका मास कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁻7 kg। व्हाट आर द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, तो M2 आपको निकालना है, और नंबर 2 आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है आपको, दोनों पे कितना चार्ज है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब इस पर फोर्स लगेगी तो दोनों चार्जेस पे हमको पता है इक्वल फोर्स लगेगी, चार्ज दोनों, फोर्स हमेशा दोनों पार्टिकल्स पे इक्वल लगती है, तो जब इक्वल फोर्स लगेगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F1 इजिकल्स टू F2 है, दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगी, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, M1 A1 इजिकल्स टू M2 A2, और हमको ये गिवन है, M1 की वैल्यू हमको ये गिवन है 6.3 इंटू 10⁻⁻7, A1 की वैल्यू 7, M2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और A2 की वैल्यू हमको गिवन है 9। तो इसको सॉल्व करके हम M2 निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, यहाँ से आपका M2 निकल जाएगा। और नेक्स्ट आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब आपको चार्ज भी निकालना है, तो चार्ज आपको पता है कैसे निकालेंगे, चार्ज निकालने के लिए आपको फोर्स पता लग गई है, फोर्स पता है, यहाँ से आपको जब इसका एक्सेलरेशन पता है, इसका मास पता है, तो इसका मतलब आपको फोर्स पता लग गई ma, और फोर्स यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू आपको पता है, Q1 आपको निकालना है, दोनों सेम है तो ये Q² हो जाएगा, और नीचे R आपको गिवन है ऑलरेडी, डिस्टेंस इनके बीच का, फोर्स आप निकाल चुके हो पहले, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से आपका Q भी निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करने हैं, घर से करके आप मेरे को इनके आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए, 2 सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B। तो 2 मेटल के स्फीयर्स हैं जो कि कैसे हैं, आइडेंटिकल है, और दोनों पर कुछ चार्ज है, ये A है और ये B है। 2 सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज, दोनों पर सेम चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है। रिपेलिंग ईच अदर विद फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है इनके बीच में, वो आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। आपको बोला है ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, एक ऐसा ही सेम टू सेम स्फीयर आप लेके आते हैं, लेकिन वो स्फीयर कैसा है, वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और आपने क्या किया, उसको टच कर दिया A के साथ। आपने उस स्फीयर को, थर्ड स्फीयर को टच करा पहले A के साथ, और टच करने के बाद आपने उसको कहाँ रख दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, पहले आपने टच किया, फिर टच करने के बाद यहाँ से हटा दिया, और फिर आपको उसको आपने इन दोनों A और B के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। टच्ड विद A एंड प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। अब आपको बताना है कि इस C स्फीयर के ऊपर कितनी नेट फोर्स लग रही होगी इन दोनों की वजह से।
ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको आप घर से करेंगे और मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपको घर से करना है। इसमें आपको बोला गया है 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी, इन तीनों पर आपने ये 3 चार्जेस प्लेस कर दिए हैं। साइड आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर की साइड है इस ट्रायंगल की। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ BC। इस BC के मिड पॉइंट M के ऊपर आपको एक चार्ज प्लेस करना है Q। तो इस Q चार्ज का क्या साइन होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा और कितनी इसकी वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। सो दैट द चार्ज एट A, ये वाला चार्ज सिर्फ ये A वाला जो चार्ज है ये आपका कहाँ कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए इसके ऊपर। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसका साइन और मैग्नीट्यूड आपको चार्ज Q का बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको घर से पूरे सॉल्व करने हैं। 8 तक मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, और उनके भी आप लोगों को आंसर्स कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।